हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैन्यूर यानी कि खाद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि खाद क्या है, मैन्यूर किसे कहते हैं, खाद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद की, उसकी परिभाषा को जानेंगे या फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो पौधों एवं जानवरों के, ठीक है, जो खाद की परिभाषा होती है या फिर खाद किसे कहते हैं, तो पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेष जो अपघटित रूप से खाद कहलाते हैं। क्या होता है? पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेष, जो पौधे होते हैं, पौधे सड़ गल जाते हैं, या फिर जानवर जो होते हैं, जानवर के गोबर हो गए या फिर जो है पौधे हो गए, ये सब के जो अवशेष होते हैं, जब वो अपघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वही अपघटित रूप को क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। खाद पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में धारण करता है। खाद में क्या होता है कि खाद जो होती है वो पौधों को, जो पौधों के लिए जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं वो खाद में उपलब्ध होते हैं कम या अधिक मात्रा में। पौधों में क्या होता है, जो पोषक तत्व होते कम या अधिक मात्रा में जो खाद होती है उसमें पौधों के लिए जो उपयोगी पोषक तत्व होते हैं वो खाद में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। इस वर्ग में कंपोस्ट, गोबर की खाद, तिलहनी खलियां, हरी खाद, जंतुओं के जीवाश्म या मल मूत्र से निर्मित खादें सम्मिलित होती हैं। अब ये जो खादें होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कंपोस्ट हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, या तिलहनी खलियों की खाद हो गई। तिलहनी खलियों की खाद का मतलब कि जैसे कि सरसों हो गया, तो सरसों का जब तेल की पेराई की जाती है, उसके बाद तेल अलग किया जाता है, जो खली प्राप्त होती है उस खली का भी उपयोग क्या होता है कि खाद के रूप में किया जाता है। उसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं। या फिर जीव जंतुओं के जीवाश्म की बात करें या फिर मल मूत्र से निर्मित जो भी खादें होती हैं वो सारी क्या होता है, उसमें पौधों के लिए जो उपयोगी पोषक तत्व होते हैं उसमें उपलब्ध होते हैं। इनमें से अधिकांश खादें क्या होती हैं? स्थूल स्वभाव या फिर बल्की नेचर के होते हैं एवं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा या अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। क्या होता है, पौधों के लिए ये सारी जो बातें कर रहे हैं हम, गोबर की खाद, दलहनी खाद, क्या होता है कि खलियों की खाद, और उसके बाद मल मूत्र, जंतुओं के अवशेष, ये सब जो खादें होती हैं ये अधिकांश खादें क्या होती हैं? स्थूल स्वभाव की होती हैं, बल्कि नेचर की होती हैं। और ये जो है इनमें जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कम या अधिक मात्रा में इसमें क्या होता है, उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करें इसके वर्गीकरण की, कि खादों का वर्गीकरण किया जाता है उसके स्वभाव के आधार पे, और उसको समझने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो देखिए, खादों को उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुछ खादें पौधों एवं अवशेषों से निर्मित होती हैं। क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बनिक खाद जो होती हैं उसके जो क्या कहते हैं उसको वर्गीकरण करते हैं, उसको समझते हैं, उसके जो नेचर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, उसके आधार पे कार्बनिक खादों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो है कि कुछ खादें पौधों एवं अवशेषों से निर्मित होती हैं, तो कुछ जीव जंतुओं के अवशेषों से बनाई जाती हैं, जबकि कुछ खाद पौधे एवं जंतुओं दोनों के मिश्रित अवशेषों से बनाई जाती हैं। देखिए, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी वर्गीकरण को समझ रहे हैं। खादों के, कार्बनिक खादें जो हैं उनके वर्गीकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके स्वभाव के आधार पर उनको अलग अलग भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कुछ खादें पौधे निर्मित होती हैं, कुछ जंतु निर्मित होती हैं, और कुछ जो है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दोनों मिश्रित रूप से, मिश्रित अवशेषों से बनाई जाती हैं। इनमें कुछ पोषक तत्व की मात्रा कम मात्रा में पाई जाती है, तो कुछ ये सांद्र रूप में विद्यमान होते हैं, और इन्हीं को आधार मानते हुए खादों को कुछ इस प्रकार जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला बात करें, पहला जो बिंदु है यहाँ पे पौध जनित खादें, मेन्यूर ऑफ प्लांट ऑरिजिन। ठीक है,
तो जो पौधों से उत्पन्न होती है, पौधों से प्राप्त होने वाली खादें होती है, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो खादें हैं, कार्बनिक खादें हैं, उनका जो स्वभाव है, उनके स्वभाव के आधार पे जो है उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रयास करते हैं समझने का पौधजनित खादें की। तो पौधजनित खादें, जिसे स्थूल खादें या बल्कि नेचर मैन्यूर्स कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कौन कौन सी खादें हैं स्थूल खादें में? तो हरी खाद हो गई, पत्तियों की खाद हो गई, और पौधों के अवशेषों की खाद हो गई, लकड़ी के बुरादा की खाद, और समुद्री जो घास होती है, समुद्र किनारे जो समुद्री घास पाई जाती हैं, उनसे निर्मित खादें हो गई। सैंद्रीय खादें की बात करें तो इसमें तिलहनी का खलियों को उपयोग में लिया जाता है, गन्ने का रस का जो मैला होता है उसको, और उसके बाद राख हो गया और सीरा हो गया, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करें जंतु जनित खादें, जो दूसरा बिंदु है यहाँ पे, जंतु जनित खादें या फिर मैन्यूर ऑफ एनिमल ऑरिजिन, ठीक है। तो ये स्थूल खादें कहते हैं, बल्कि मैन्यूर्स कहते हैं इनको भी। लेकिन जो जंतु जनित खादें होती है उनमें गोबर की खाद हो गई, मानव विष्ट हो गया, और गैस का जो गोबर गैस होता है, गोबर गैस का जो गारा होता है, वो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, स्थूल खादों के अंतर्गत। वहीं अगर सांद्री खादें की बात करें तो इसमें हड्डी का चूरा आता है, यानी बोन मील आता है, जो क्या कहते हैं, पशुओं के हड्डियों का जो हड्डियों से के चूरे से निर्मित होती हैं। ये मछली, फिश मेल की बात करें तो मछली का चूरा है, उससे भी खादें बनाई जाती हैं। कुकुट विष्ट हो गया, पोल्ट्री फार्म यानी जो मुर्गियां होती हैं उनके जो बीट होते हैं उनको भी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुकुट विष्ट की बात करें, ब्लड मिल, रक्त चूर्ण की बात करें, और गुआनों की बात करें, तो ये सारी जो है सैंद्रीय खादें आती हैं, ये होती हैं जंतुजनित खादें। आगे हम बात करें मिश्रित खादें या मिक्सड मैन्यूर की बात करें तो ये ऐसी खादें हैं जो जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों से मिश्रित करके, दोनों के अवशेषों का मिश्रण होते हैं। तो इसमें बात करें तो सबसे पहला है फार्म कंपोस्ट, ठीक है, फार्म कंपोस्ट। दूसरा है शहरी कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट जिसे कहते हैं, और गंदे नाले का पानी हो गया, गंदे नाले का गारा हो गया, और कृत्रिम कंपोस्ट, आर्टिफिशियल कंपोस्ट, ये सब क्या है, मिश्रित खादें के अंतर्गत आती हैं। आगे हम बात करें गोबर की खाद को, क्या गोबर की खाद कैसे क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, हम इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गोबर की खाद को जान लेते हैं। देखिए, पालतू पशु जो होते हैं उनके मल मूत्र के साथ, जो पशुएं होते हैं, जो किसान अपने यहाँ गाय भैंस को पालता है, जो पशुएं पालता है, पशुओं के मल मूत्र के साथ, जैसे कि गाय भैंस को बैठने के लिए उनके जो बिछौने होते हैं, जहाँ पे क्या एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेयरी होता है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, उनको बैठने के लिए जो बिछौने होते हैं, और गोबर और मल मूत्र जो होता है, इन सब का जो इकट्ठा, और ये जो चारे होते हैं पशुओं के, उसके बचे हुए अवशेष जो है, ये सब के जो अपघटित सम्मिश्रण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं। यानी कि पशुओं के मल मूत्र के साथ चारे के अवशेष, उनके बिछौने आदि सब का जो एक सम्मिश्रण होता है, उसका जो अपघटित सम्मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं। गोबर की खाद के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंप्रेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद का संगठन अर्थात उनमें पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य नहीं होती है। क्या होता है कि जो गोबर की खाद होती है उनमें जो अनेक प्रकार के क्या होते हैं, संगठन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो समान नहीं होते हैं हमेशा, क्योंकि यह भिन्न भिन्न कारकों द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि खाद के स्रोत की बात करें कि सोर्स ऑफ मैन्यूर, वह सोर्स क्या है खाद का, ठीक है, खाद का सोर्स क्या है, या फिर खाद का स्रोत क्या है, तो खाद का संगठन को उत्पादित करने वाले जानवर के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है, जो खाद में पोषक तत्व की जो मात्रा होती है, उसका संगठन जो होता है वो प्रभावित होता है, वो एक समान मात्रा में नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, तो उसमें जो पहला बिंदु है,
खाद का स्रोत, यानी खाद किस स्रोत से प्राप्त की जा रही, सोर्स ऑफ मैन्योर की बात करी जाए तो अब यह खाद का संगठन उसको उत्पादित करने वाले पशुओं के ऊपर डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि वे कौन से पशु हैं, किस प्रकार के पशु हैं। जैसे कि भेड़ बकरियां एवं मुर्गियों के मलमूत्र से बनने वाली खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास के मामले में घोड़े एवं सुअर की खादों से अच्छी होती है। क्या होता है, ये सब जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा जो है घोड़े एवं सुअर की जो खादें होती है उनसे जो प्राप्त खादें होती हैं उनसे इनकी मात्रा क्या होती है, अच्छी होती है। आगे बात करें जानवर का आहार, फूड ऑफ द एनिमल, जो पशुओं को खाना खिलाया जाता है उनका जो आहार होता है उस पर डिपेंड करता है। प्रोटीन युक्त आहार वाले जानवरों के मल मूत्र से बनने वाली खादें रूखे सूखे आहार वाले जानवरों की अपेक्षा नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है। क्या होता है कि प्रोटीन युक्त, देखिए पशुओं का जो खाद का संगठन होता है वो पशुओं के आहार पर भी क्या करता है, निर्भर करता है कि पशुओं को किस प्रकार का आहार दिया जा रहा है। अगर प्रोटीन युक्त आहार पशुओं को दिया जा रहा है तो उनके जो मल मूत्र से खादें बनेंगी, बनने वाली जो खाद होगी वह रूखे सूखे आहार वाले, जैसे कि जो रूखा सूखा आहार खाते हैं पशु, उनकी अपेक्षा क्या होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी। वहीं बात करें जानवर के उम्र की एवं दशा की, जो प्रभावित करता है कि खाद में, गोबर की खाद में जो मात्रा होती है पोषक तत्वों की वो कम ज़्यादा कैसे होती रहती है। तो जानवर की जो उम्र एवं दशा होती है वो भी डिपेंड करता है। तो जानवर जो जवान या कम उम्र के स्वस्थ जानवरों से बनने वाली खाद परिपक्व या बूढ़े एवं बीमार जानवरों से बनने वाली खाद की अपेक्षा कमज़ोर होती है। क्या होता है कि जो जानवर कम उम्र के स्वस्थ जानवरों से, देखिए जवान या कम उम्र के स्वस्थ जानवरों से बनने वाली खाद परिपक्व या बूढ़े बीमार जानवरों से बनने वाली खाद की अपेक्षा क्या होती, कमज़ोर होती है। क्योंकि कम उम्र एवं स्वस्थ जानवर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आहार से अधिकतम पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा को ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जो पशु बूढ़े हो जाते हैं, बीमार होते हैं, उनके खाद में जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो स्वस्थ एवं कम उम्र के जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जो जवान और स्वस्थ उम्र के जो पशु होते हैं उनको जो आहार होता है उनको अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आहार से अधिकतम पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा को ग्रहण कर लेते हैं। अब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ FYM, यानी कि गोबर की खाद बनाने की विधि के बारे में हम यहाँ समझेंगे कि गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है और किस विधि द्वारा बनाई जाती है। गोबर की खाद को मुख्य रूप से गड्ढा विधि एवं गोबर गैस संयंत्र द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। जैसे गड्ढा विधि की बात करें, जिसे टेंच मेथड भी कहते हैं, इस विधि को डॉक्टर CN आचार्य विधि भी कहा जाता है। देखिए ये जो गड्ढा विधि है, गड्ढा विधि के द्वारा देखिए गोबर की खाद बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे हम गड्ढा विधि या फिर टेंच मेथड की चर्चा करेंगे। तो इस विधि का इस विधि को क्या कहते हैं, CN आचार्य विधि भी कहते हैं। इस विधि में खाद बनाने का काम उपयुक्त आकार के गड्ढे पर किया जाता है। क्या किया जाता है, जो गड्ढा होता है उपयुक्त आकार के गड्ढे पर, गड्ढे का आकार 20 से 25 फीट लंबा और 5 से 6 फुट चौड़ा एवं 3 से 3.5 फीट गहरा होना चाहिए। ठीक है, और इस विधि में पशु के मल मूत्र बिछौने और उसके बाद उनके चारे का अवशेष आदि क्या करते हैं, अच्छी तरीके से मिला देते हैं और उसे गड्ढे में क्या करते हैं, डाल देते हैं। गड्ढे के एक सिरे से 3 फुट लंबाई तक क्या करते हैं, रोज संग्रहित गोबर से भराई के लिए पहले प्रयोग में लाना चाहिए। क्या करते हैं कि रोज उसमें क्या करेंगे, गोबर की भराई करेंगे। जब यह गड्ढा भर जाएगा और क्या कहते हैं जमीन सतह से 1-1.5 फीट ऊपर आ जाएगी तो उस पर क्या करेंगे, गुंबद नुमा उसको बना देंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये गड्ढा हो गया हमारा, तो जब गड्ढे में रोज गोबर की खाद यानी पशुओं के मल मूत्र अवशेष आदि जो है भरते जाएंगे लगातार, तो जब वह गड्ढा से 1-1.5 फीट ऊपर हो जाएगा
तब उस पर क्या करेंगे कि मिट्टी एवं गोबर का जो है लेप लगा देंगे, उस पर लिपाई कर देंगे और गड्ढे का यह प्रथम भाग लगभग 6 से 10 दिन में भर जाएगा। क्या करते हैं, देखिए लगातार जो हमें खाद को प्राप्त करने के लिए जो गड्ढे की लंबाई और वो खाद बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा रखना चाहिए ताकि हमें जो है नियमित मात्रा में निरंतर ये प्राप्त होता रहे। तो गड्ढे का एक हिस्सा जब भर जाए तो उसको क्या करेंगे, ऐसे गोबर की मिट्टी और गोबर का लेप बनाकर उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। फिर 6 से 10 दिन बाद गड्ढा भर जाए, जो कि पशुओं की संख्या एवं उनसे प्राप्त गोबर की मात्रा पर क्या होता है, निर्भर करता है। इसके बाद 3 फीट लंबाई उसी गड्ढे की भराई के लिए लिया जाता है जब गड्ढा पूर्ण रूप से लगभग 3 माह में भर जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसको पार्ट वाइज में, जैसे ये गड्ढा हो गया तो पहले 3 फीट का हिस्सा, फिर मतलब इसको हिस्से हिस्से में क्या करेंगे, गोबर डालेंगे और उसको जो है पैक कर देंगे। गोबर डाल के क्या करेंगे, उस पर मिट्टी और गोबर का लेप लगा के इस गड्ढे को बंद कर दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद ये वाला भर जाएगा तो इस पर सेम प्रक्रिया, फिर नेक्स्ट ऐसा, तो ऐसे करते रहते हैं जो लगभग 3 माह के अंतराल में क्या होता है, ये सब वो हो जाएगा। लेकिन ये गड्ढे और जो है पशुओं से प्राप्त गोबर पर डिपेंड करेगा कि कितने दिन में गड्ढे भर सकते हैं या गड्ढे की लंबाई क्या है। तो जब दूसरे गड्ढे की भराई इसी प्रकार की जाए, तो जब दूसरे गड्ढे की भराई पूर्ण हो जाए तो पहले गड्ढे को लगभग 90 दिन बाद क्या करते हैं, पहले गड्ढे की खाद क्या होती है, सड़ जाती है। तो इस खाद को 90 दिन बाद क्या करते हैं, उपयोग में ले सकते हैं और गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे और फिर खाली गड्ढे को क्या करेंगे, फिर से उपयोग में ला सकते हैं। इस तरीके से 2 गड्ढे को हम प्रयोग में लाकर साल भर पर्याप्त मात्रा में खाद जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 3 से 4 पशुओं का जो मल मूत्र, गोबर या उनके बिछौने, चारे के अवशेष होते हैं वो पर्याप्त होते हैं। ठीक है, इस विधि से क्या है कि 5 से 6 यानी 10 से 12 बैलगाड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ष हम तैयार कर सकते हैं। गोबर की खाद एवं सावधानियाँ, यानी कि गोबर की खाद बनाते समय हमें किन किन प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करते हैं ताकि अच्छे से क्या है, गोबर की खाद को जो है उपयोग में ला सकें। तो गोबर की खाद बनाने एवं उसके प्रयोग करने की विधि, विभिन्न प्रक्रियाओं में खाद से पोषक तत्वों का ह्रास होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो बनाने की विधि होती है, प्रक्रिया होती है, वो भी पोषक तत्वों को कम और ज़्यादा करने में एक तरह से योगदान होता है उसका भी। तो खाद बनाने का प्रथम चरण गौशाला से गोबर एवं मल मूत्र का एकत्रीकरण, यहीं से पोषक तत्वों की कमी होना शुरू हो जाती है, जो खाद बनने उसे सिंचित रखने एवं उपयोग करने तक जारी रहता है। तो हमको इस सब के लिए कुछ विधियों को अपना कर जो है पोषक तत्वों की कमी को रोक सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो गौमूत्र को नष्ट होने से बचाएं और इसके लिए पशुशाला की फर्श को पक्की किया जाए, पक्का बनाया जाए और जो है पशुशाला में धान, पैरा, गेहूं का भूसा और बजरी की लकड़ी, कड़वी, बुरादा आदि का उपयोग बिछौने के रूप में करते हैं, जिससे गोमूत्र बिछौने के द्वारा सोख लिया जाता है। अगर बिछौना संभव ना हो पाए तो बारीक मिट्टी की परत गौशाला में क्या करनी चाहिए, बिछा देनी चाहिए, जो मूत्र आदि को अवशोषित करती रहती है, जिन्हें 10 से 15 दिन के अंतराल पर गड्ढे में डाल देना चाहिए। दूसरा बिंदु है खाद बनाने के लिए क्या करते हैं, खाद बनाने के लिए गड्ढे को ऊंचे स्थान पे बनाना चाहिए। ऐसा क्यों, जहाँ पे पानी का जमाव ना हो, साथ ही गड्ढे पर छाया भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, गड्ढे को ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पे अधिक पानी का जमाव ना हो। ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा करने से ताकि वहाँ पे पानी का जमाव ना हो और साथ ही गड्ढे पर कोई किसी प्रकार की छाया ना हो। गोबर, बिछौना एवं गोबर को, मल मूत्र को अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही क्या करना चाहिए, गड्ढे में मिलाना चाहिए। गड्ढे के गोबर से भर जाने के बाद उसे गुंबद नुमा आकार दे देना चाहिए, जो जमीन से लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंची होनी चाहिए। इन्हें मिट्टी एवं गोबर के गारे से ढक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब ये खाद गोबर गड्ढा जो है वो पूरी तरीके से भर जाए, ठीक है, पूरी तरीके से भर जाए तो इस पर क्या करेंगे, गोबर एवं मिट्टी का लेप, क्या करेंगे, गोबर प्लस मिट्टी का लेप, गोबर प्लस मिट्टी का लेप लगा के इस गड्ढे को अच्छी तरीके से
पैक कर देंगे, यानी बंद कर देंगे, और उसके 90 दिन बाद जो है इसको खोलेंगे ताकि खाद जो है अच्छी तरीके से सड़ के तैयार हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो हम क्लास है, हमारी क्लास, हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।